वेलकम बैक टू योर चैनल इज़ ऑन वॉल्टियर्स। आज बात करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री की। चैप्टर का नाम है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। आज की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा बन चुकी है। आज वुमेन हर एक फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर रही है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एंड राइट टू प्राइवेसी। आज की बात कहें तो एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की आज स्कूल जा रही है, कोएड में पढ़ रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉम्पीट तो छोटी बात है, टॉप कर रही है। इसी तरह से बड़ी बड़ी एमएनसीज़ को लीड कर रही है। आज के दौर में वो हर सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स, मीडिया, आर्ट एंड कल्चर, सर्विस सेक्टर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या रिसर्च हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारे हक एक औरत को देने में कितने सारे मशक्क़त करनी पड़ी है, कितने सारे चेंजेस करने पड़े हैं और रिफॉर्म्स करने पड़े हैं, जो कि हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दर्ज है। आज से 200 साल पहले की बात करें तो चीज़ें इतनी सिमिलर नहीं थी। बच्चों की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती थी। हर मज़हब के मर्दों को अलाउ था कि वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकते थे। विधवाओं का जीना इतना मुश्किल हो जाता था कि उनको सती हो जाना ज़्यादा इजी लगता था। औरत का, लड़की का पढ़ना तो दूर की बात थी, घर से बाहर निकलने की भी मनाही थी। मर्द और औरत में, उनके हक में भेदभाव किया जाता था। इतना ही नहीं, डिवाइड किया गया था सोसाइटी को कास्ट कास्ट के ऊपर। जैसे बात करें तो ब्राह्मण्स और क्षत्रियों को अपर कास्ट में रखा जा गया था। इसके बाद ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स को रखा गया था। उसके नीचे आते थे पीजेंट्स, वीवर्स, बुनने वाले और पॉटर्स, इनको उसके नीचे रखा गया था। और सबसे लो रैंक पे रखा गया था उन लोगों को जो कि शहर की सफाई करते थे, जो साफ़ सफाई का काम करते थे। उन्हीं को, मतलब इतनी बदकिस्मती की बात थी कि उन्हीं को सबसे लास्ट पायदान में रखा गया था। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इतनी कॉमन थी, छूछात की, कि एक मंदिर में लो कास्ट के इंसान को जाने की मनाही थी। जिस कुएं से अपर कास्ट वाले पानी भरते थे, वहाँ पर अगर लो कास्ट वाला चला जाए तो उस पर हल्ला हो जाता था। जिस तालाब में अपर कास्ट वाले नहाया करते थे, वहाँ लो कास्ट के बंदों का नहाना अलो नहीं था। फिर ब्रिटिश काल के दौरान, यानी कि 19th सेंचुरी में, इस सोच में थोड़ी पॉजिटिव जो चेंज है देखने को मिली। अब सोशल कस्टम्स को डिस्कस करा जाने लगा, और ये वो दौर था जब प्रिंट मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ और एक आम आदमी को मौका मिला अपनी जो ख्यालात है एक कलम के ज़रिए कागज़ पे उतारने को। आस्ता आस्ता सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस इश्यूज़ पे डिबेट शुरू हुए, जिसमें बहुत सारे कास्ट के जो आदमी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कुछ औरतों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर इन डिस्कशंस ने और डिबेट्स ने आस्ता आस्ता मूवमेंट्स का रूप ले लिया और सोशल चेंज की बात होने लगी। और इन डिबेट्स को सपोर्ट मिला, इनिशिएटिव जो लिया गया उसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने ब्राह्मो समाज का गठन किया कलकत्ता में। उनकी सोच के हिसाब से अब वो वक्त आ गया था कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस की जानी चाहिए, ताकि ये सोसाइटी रहने लायक हो जाए। कुछ इल प्रैक्टिसेस को या सोशल इवेल्स को या कुरीतियों को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया था। यही वजह थी कि राजा राम मोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट करते थे। उनके अनुसार एक वुमेन को बराबरी का हक दिलाना या उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिलाने में वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोड्यूस होना बहुत ही ज़रूरी है। धीरे धीरे उन्होंने फिर औरतों के हालात के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, किस तरह से एक औरत की ज़िंदगी घर और किचन के दायरे में ही बंद के रह गई है और उसको बाहर निकलने की मनाही थी। उसके बारे में उन्होंने अपने लेखों के ज़रिए उसको सपोर्ट किया। उस वक्त के लोगों की सोच कुछ ऐसी थी कि जो भी इल प्रैक्टिसेस होती थी सोसाइटी में, उसको धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था। जैसे कि अगर एक औरत घर से बाहर निकल गई या 4 लफ्ज़ अगर उसने पढ़ लिए तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यही वजह थी कि राजा राम मोहन राय को एंशंट इंडिया टेक्स्ट के कुछ फैक्ट्स को फाइंड आउट करना पड़ा, लोगों को सिर्फ ये समझाने के लिए कि एंशंट इंडिया टेक्स्ट में ऐसा जिक्र कहीं नहीं है। उनकी राइटिंग्स की वजह से काफ़ी लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ऑलरेडी इंडियन कस्टम्स को क्रिटिसाइज़ करती थी, उन्होंने भी कीनली राजा राम मोहन राय की बातें सुनी। और फिर फाइनली 1829 में सती प्रथा जैसी कुरीतियों को अबॉलिश किया गया।
इसी तरह से 1856 में विडो रिमैरेज एक्ट लाया गया, जिसमें विधवाओं को दोबारा अपनी ज़िंदगी जीने का हक दिया गया। और फिर कुछ और एक्ट्स भी लाए गए जो कि बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी थे, जैसे कि फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट इन 1870 और एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन 1891। इन कुरीतियों को सोसाइटी से हटाने के लिए काफ़ी रिफॉर्मर्स को आगे आना पड़ा और इसके ऊपर काम करना पड़ा, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रोल, किस तरह से उन्होंने गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया, और विडो रिमैरेज एक्ट को लाने में उनकी भूमिका को जितना सराहाया जाए उतना कम है। विद्यासागर जी ने कलकत्ता में गर्ल एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट किया। फिर ये वे मुंबई तक चली और मुंबई में भी काफ़ी रिफॉर्मर्स सामने आए और उन्होंने गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया। ऐसा माना जाने लगा कि अगर हम इन कुरीतियों को सोसाइटी से हटाना चाहते हैं, वुमेंस के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर हम उसको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए एक लड़की का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर मिड 19th सेंचुरी में लड़कियों के लिए पहले स्कूल के दरवाजे खुल गए। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया और आस्ता आस्ता दिमाग चेंज होता गया, सोच में बदलाव आने लगा। फिर पंजाब में आर्य समाज का गठन हुआ और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन को प्रमोट किया। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मुमताज़ अली एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर के तौर पे सामने आए और उन्होंने अपनी कम्युनिटी में एजुकेशन को वुमेंस के लिए काफ़ी प्रमोट किया। बेगम्स ऑफ भोपाल जो थी, उनका काम भी काफ़ी सराहनीय रहा। काफ़ी नोटेबल वर्क उन्होंने किया फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन मुस्लिम कम्युनिटी अमंग द गर्ल चाइल्ड। उन्होंने अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए खोला। इसी तरह से बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने पटना और कलकत्ता में स्कूलों की ओपनिंग की, जहां लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा। बेगम रुकैया एक फेयरलेस यानी कि निडर लेडी थी। उन्होंने हर उस आवाज़ को अपोज़ किया जो कि वुमेन के हक़ को, उसकी आज़ादी को सप्रेस करने की, दबाने की बात करते थे। फिर 1880s में पहली बार एक औरत ने यूनिवर्सिटी के दरवाजे को एंटर किया और फिर हमें काफ़ी लेडी डॉक्टर्स मिले, टीचर्स मिले, राइटर्स मिले, जिन्होंने आगे जाके वुमेन काज को प्रमोट किया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ताराबाई शिंदे, जिन्होंने घर से अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे जाके एक बुक पब्लिश की, किताब पब्लिश की, स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें उन्होंने काफ़ी जिक्र किया है कि किस तरह से आदमी और औरतों के हक़ को बांटा गया है, भेदभाव किया गया है, आदमियों के तुलना में औरतों को कम हक़ दिए गए हैं। पंडिता रामाबाई जो कि संस्कृत की एक ग्रेट स्कॉलर थी, उन्होंने भी वुमेंस की कंडीशन को लेके एक किताब लिखी और शेल्टर होम्स बनाए उन औरतों के लिए जिनको घर से निकाला गया था उनके हस्बैंड के मरने के बाद, उनकी रिलेटिव्स द्वारा जिनको तंग किया जाता था। उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोले, उनको हर मुमकिन सपोर्ट दिया ताकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बने और अपने आप को सपोर्ट कर सके। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही लोगों के जहन में काफ़ी चेंज देखने को मिली। काफ़ी ऐसे वुमेन स्कॉलर्स थे जिन्होंने काफ़ी किताबें लिखी, मैगज़ीन्स लिखे। काफ़ी और प्रमोटर्स ऐसे आए जिन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले सिर्फ एक वुमेन के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए, और काफ़ी मुमकिन कोशिश की गई कि सोसाइटी को एक औरत के रहने लायक बनाया जाए। इस वक्त आम जनता यानी कि लोगों की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला, जो कि पहले कहीं ना कहीं एजुकेशन और वुमेन के बीच में एक बैरियर के तौर पे आते थे, अब उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नाम भी वुमेन काज को लेके एक सपोर्टर के तौर पे सामने आए। उन्होंने चाइल्ड मैरिज एक्ट को 1929 में पास करवाया, जिसमें लड़के के लिए 18 साल की उम्र और लड़की के लिए 16 साल की उम्र को मिनिमम एज फॉर मैरिज को निर्धारित किया गया, जो आगे जाके लड़के के लिए 21 साल हो गई और लड़की के लिए 18। आगे जाके औरत इतनी स्ट्रांग हो गई कि उनको स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स के तौर पे देखा जाने लगा, और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से वुमेन पार्टिसिपेशन रही नेशनल मूवमेंट में, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हुई थी। इस वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम कास्टिज़म और सोशल रिफॉर्म्स जो हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।